दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 14 दिसंबर, जिसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चलने। जिन्हें भी पीडीएफ की ज़रूरत होगी, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जिन्हें टेस्ट देने की ज़रूरत होगी वो टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। एक बात और याद रखेगा, अगर अभी तक आपने स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 11 दिसंबर 2020 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका जिसका नाम है टाइम। दोस्तों आपने टाइम पत्रिका के बारे में सुना होगा, बार बार सुनते होंगे कि इस टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। होता क्या दोस्तों, एक तरह की मैगजीन होती है, उस मैगजीन के कवर पेज पर किसी की फ़ोटो आ जाती है। ठीक है, तो यह प्रश्न चर्चा का विषय बन जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2019 का, तो 2019 में ये जो टाइम पत्रिका है इसने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया था ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग का नाम आपने सुना होगा। अरे वो छोटी वाली बच्ची जो पर्यावरण और जलवायु कार्यकर्ता के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। ठीक है, तो उसको याद रखेगा, ग्रेटा थनबर्ग उनका नाम है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है लोगों को जागरूक करने के लिए, खास करके पर्यावरण और जलवायु की तरफ लोगों का ध्यान लाने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है, जिसके लिए उन्हें इस मैगजीन की तरफ से, टाइम मैगजीन की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था 2019 में। तो वह प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया था। इस बार 2020 में किसे नामित किया जा रहा है, तो शायद आपको इमेज देख करके कुछ याद आ रहा होगा। याद आया कि नहीं याद आ रहा है तो याद कर लिए दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तो जो पुराने वाले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, अच्छा, उनको भी पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। लेकिन अब नहीं, जब वो बने थे राष्ट्रपति 4 साल पहले 2016 में, तब उनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। इस बार जो नए राष्ट्रपति बने हैं, पर्सन ऑफ द ईयर उनको चुना गया है। ठीक है, तो इस बार राष्ट्रपति बन गए हैं जो बिडेन। क्या नाम है? जो बिडेन। और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं वो एक महिला हैं, क्या नाम है? कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस ये आप कह सकते हैं कि भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। ठीक है, तो याद रखेगा, भारतीय अमेरिकी मूल की हैं। और इनका नाम भी आप याद रखेगा। ठीक है, नहीं, भारतीय अमेरिकी इनका नाम मत दीजिए। इसके पहले एक और थी गीतांजलि राव। ठीक है, तो वो भारतीय अमेरिकी मूल की थी। और इनकी बात करें दोस्तों, तो ये नाम तो लगेगा आपको कमला हैरिस इंडियन टाइप का नाम है, बट आप कह सकते हो कि यह पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो बिडेन और कमला हैरिस। मैंने आपको गिने चुने 2-3 बातें बताया कि अमेरिका की जो पत्रिका है, जो मैगजीन है टाइम, बहुत फेमस है। पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब 2019 में ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया था। इस बार जो बिडेन, जो वहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्हें और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, इसके पहले जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको 2016 में चुना गया था। इतनी बात आपको दोस्तों यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर मैं बात करूँ कि इस की शुरुआत कब से होती, तो टाइम द्वारा, इस टाइम पत्रिका द्वारा द ईयर ऑफ द पर्सन जो है, इसका खिताब, पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जो है, ये देने की परंपरा 1927 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले चार्ल्स लिंडबर्ग नाम के एक व्यक्ति के थे, जिन्हें जो है उपाधि दिया गया था। इसके बाद 1930 में देखिए यहाँ पर दे रहा है कि महात्मा गांधी को भी इसके लिए चुना गया था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस, जिसे हम शॉर्टकट में सीपीसी बोलते हैं, वैसे ज़्यादातर आम बोलचाल की भाषा में सीपीसी ही कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को तो इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है, कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। ठीक है, तो अभी आप याद रखेंगे दोस्तों, उसके अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है प्रमिला जयपाल को। क्या नाम है? प्रमिला जयपाल जी को चुना गया। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रमिला जयपाल देखने में इंडियन नाम लग रहा होगा, और इनके शक्ल को देख करके भी आप समझ सकते हैं कि इंडियन है। याद रखें दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद हैं जिनका नाम है प्रमिला जयपाल, और इन्हें सीपीसी के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। एक बात बता दूं दोस्तों, एक्चुअली में सीपीसी का अध्यक्ष किसी आम व्यक्ति को नहीं चुना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका नेतृत्व काफ़ी प्रभावी हो, जो अनुभवी हो, ऐसे किसी सांसद को चुना जाता है। ठीक है, और अमेरिका में सबसे ताकतवर सांसदों में से एक यह भी हैं, प्रमिला जयपाल भी हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेगा। इनको सीपीसी का अध्यक्ष बनाया गया, और सीपीसी के जो लोग होते हैं उनका एक टारगेट होता है कि इस बार हम पद पर आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि उन्होंने इस अवसर पर कहा
कि सीपीसी रंगभेद को खत्म करने, गरीबी और असमानता को मिटाने जैसे कामों को प्रमुखता देगा और देश में परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग मान रहे थे कि बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा। ठीक है, बीएसएनएल की सर्विसेज बड़ी ख़राब है। कई लोग ये भी मान रहे थे कि धीरे धीरे बीएसएनएल बिक जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर बीएसएनएल ने कुछ ठोस कदम उठाए, तो मैं बताना चाहूँगा उसके बारे में। क्वेश्चन दे रहा है कि दुनिया की पहली उपग्रह आधारित, यहाँ पर नैरो दे रहा है दोस्तों, तो नैरो याद रखेगा, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस शॉर्टकट में IoT लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो NB-IoT जो है ये कुछ और नहीं है, ये NB मतलब नैरो बैंड और IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सेवा किस कंपनी द्वारा शुरू की गई? ठीक है, दुनिया की पहली उपग्रह आधारित ये NB-IoT जो सेवा है किस कंपनी के द्वारा स्टार्ट हो रहा है? ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बीएसएनएल ने यह शुरू किया। लेकिन एक बात और बता दूं, बीएसएनएल ये काम अकेले नहीं किया है। ठीक है, इसके लिए बीएसएनएल ने साझेदारी किया है स्काइलोटेक के साथ। स्काइलोटेक भी एक कंपनी है, ठीक है, इंडिया की ही। उसके साथ ही भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपना साझेदारी किया है और ये दोनों मिल करके दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक तरह की डिवाइस होती है, उसको इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, अब आपके मन में भी होगा कि इस डिवाइस का काम क्या होगा। तो पहली बात याद रखें दोस्तों, ये पैन इंडिया को कवर करेगा। जाहिर सी बात है, सैटेलाइट वाला काम है तो पैन इंडिया को ही कवर करेगा। और कह रहा है कि 10,000 रुपये प्रति यूनिट इसकी कीमत होगी। कुल मिला जुला के सर ये काम क्या करेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेटेलाइट से देखिए क्या होता है ना कि जब वो पैन इंडिया को कवर करता है तो बहुत कुछ पता करता है। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे आप ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रोडक्टिव वर्क कैसे कर सकते हैं, या फिर कैसे दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती दूरसंचार सेवाएं भी स्टार्ट की जा सकती हैं। तो ये सभी काम करेगा। तो हो सकता है बीएसएनएल को एक बार फिर से उभरने का मौका मिले। ठीक है, हालांकि ऐसा महसूस हो रहा है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ यहाँ पे लिखा गया, आप इसका PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। करा भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और MD कौन है? तो याद रखिएगा प्रवीण कुमार पुरवार। और भारत संचार निगम लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला जानी है, जो आपका लेक्चर नंबर 13 होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत शानदार वीडियो आने वाला दोस्तों। आज स्पेशली आपको बताया जाएगा पूरे भारत में कम से कम 75+ ऐसे लोगों के बारे में। जैसे मैं पूछ दूं इस समय भारत के लोकपाल कौन हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है, वित्त सचिव कौन है, गृह सचिव कौन है, बताइए बताइए बताइए, कुछ याद आ रहा है बताइए। तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आज की टॉपिक यही है। सुबह 8 बजे का वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत मज़ा आएगा। और फ्री में PDF ज़रूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा वालमार्ट एक कंपनी है दोस्तों। जब ये वालमार्ट कंपनी आने वाली थी भारत में जम करके काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है, कि ये कंपनी आ जाएगी तो भारत का जो धन है वो लेके चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो वालमार्ट एक कंपनी जो आई है भारत में, अभी अपना ये जो है मॉल वॉल खोल रही है। ठीक है, कह रहा वालमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक, अभी टारगेट थोड़ा लंबा है, वर्ष 2027 तक $10 अरब निर्यात करने की घोषणा किया है। एक्सपोर्ट करेगा $10 अरब तक का। ठीक है, और वालमार्ट ने घोषणा किया है कि वह यह कार्य भारत से करके दिखाएगा। ठीक है, यानी अगले 7 साल में जो उसका अपना खुद का एक्सपोर्ट है उसमें अभी लगभग $3 अरब के आसपास का एक्सपोर्ट है। तो 7 साल में 3 गुना की वृद्धि कर लेगा। कितनी? 3 गुना की वृद्धि कर लेगा 7 साल में, ऐसा वालमार्ट ने स्वयं कहा है। और वालमार्ट करना क्या चाह रहा है? तो याद रखिए, वालमार्ट भारत को वैश्विक बाजारों के लिए एक हब बनाना चाह रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत से उसको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा भी रहेगा अगर एक्सपोर्ट हमारा किसी भी तरीके से बढ़ता है तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वालमार्ट आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच को इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहा जाता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हर साल यह स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया जाता था। हर साल एकदम इसका फिक्स था कि वहीं होता था। लेकिन ऐसा 2 बार अब तक हो चुका है, दूसरी बार ऐसा, बल्कि एक बार बहुत पहले हुआ था। तो ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जब ये स्विट्ज़रलैंड से बाहर
जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, कब होने वाला है? ये अभी अगले साल होने वाला है, 2021 में मई में होने वाला है चल के, ठीक है। अभी आगे देख लेंगे डेट वगैरह क्या है। तो मई 2021 में ये होने वाला है। एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखेंगे, तो जनरली होता स्विट्जरलैंड में, लेकिन इस बार स्विट्जरलैंड में नहीं होगा। क्यों? कोविड-19 की वजह से इसको वहाँ से टाल दिया गया। तो अब कहाँ पे होगा? अब ये होने के लिए जो फैसला लिया गया है, वो लिया गया फैसला सिंगापुर। कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंगापुर, ठीक है। तो इसकी वार्षिक बैठक कहाँ पर होगी? सिंगापुर में होगी। इसको आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से आ गया होगा? चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, ये 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में बनाया गया था। हटाओ यार, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, ये डिटेल लगता है उधर लग गया क्या? चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय यूनिसेफ दिवस, तो दोस्तों अगर मैं यूनिसेफ के बारे में बताऊं कि यूनिसेफ होता क्या है, तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन की एक संस्था का नाम है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एक आपातकाल के लिए समझ लीजिए। अच्छा, ये क्यों बनाया गया था? पहले आप मुद्दा समझिए क्यों बनाया गया था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया था, और उस लड़ाई में बहुत लोगों की जान भी गई थी, बहुत लोग घर से बेघर हो गए थे। तो ऐसे में बच्चों को खाना खिलाना, उनको स्वास्थ्य सेवाएं देना, इसके लिए इस यूनिसेफ की स्टार्टिंग किया गया था, और वो स्टार्ट हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसीलिए हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ अपनी स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क शहर में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा जल स्तर मापन के लिए किस योजना को लागू किया गया? ठीक है, केंद्रीय भूजल बोर्ड, ठीक है। अच्छा, ये बोर्ड करता है क्या? देखिए, केंद्रीय भूजल यानी ये कोई ऐसा बोर्ड होगा जो पीने योग्य पानी, भूजल माने जो भूमि के अंदर जल है, यानी जो पीने योग्य पानी है उसका जल स्तर मापने के लिए ये कार्य करता होगा। तो कह रहा है इस योजना को लागू किया गया, ठीक है। कह रहा है केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूमि जल स्तर मापने के लिए किस योजना को, इस योजना मतलब किस योजना, आपको उसी को नाम बताना है। तो याद रखिएगा, उस योजना का नाम है राष्ट्रीय जलभृत प्रबंधन योजना। तो याद रखिएगा, जलभृत यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक ही जैसे नाम है, इस वजह से हो सकता हो आपको ऐसा महसूस हो कि कोई और सही होगा, बट आप याद रखिएगा, जलभृत प्रबंधन योजना नाम है। नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, नाकैम बोलते हैं इसको, तो याद रखेगा। और इस समय जो जल शक्ति मंत्रालय है उसकी तरफ से पहल किया जा रहा है इसके लिए। गजेंद्र सिंह का नाम सुना होगा, जो इसके मंत्रालय के हेड हैं, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। पश्चिम बंगाल के दीघा से, पश्चिम बंगाल में एक जगह है दीघा तट का नाम सुना होगा, ठीक है। तो कह रहा है पश्चिम बंगाल के दीघा से दक्षिणी उड़ीसा के गोपालपुर तक प्रस्तावित तटीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी प्रस्तावित है? तो इमेज में आपको दिख गया 415 किलोमीटर, आपने बता दिया, सही भी है, ठीक है। याद रखेगा दोस्तों, ये तटीय राजमार्ग है। तटीय राजमार्ग मतलब समुद्र के किनारे किनारे से चला जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल भी समुद्री किनारे के पास में ही, और उड़ीसा भी वहीं पर है। तो वहाँ से लेकर के दीघा से लेकर के ये गोपालपुर तक बनने वाला 415 किलोमीटर का एक समझ लीजिए NH बनने जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और पैसा कितना लग रहा है? तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो उसके द्वारा ये बनाया जा रहा है, और 7500 करोड़ रुपए की लगभग लागत आएगी। अच्छा, ये चर्चा में भी दोस्तों इसलिए आया, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आया था, और एक बहुत फेमस पर्यावरण विद्वान है जिनका नाम, देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, प्रफुल्ल, एक बार आप चेक करिएगा, प्रफुल्ल, उनके नाम क्या है कि कुछ और भी बड़ा प्यारा सा नाम है उनका, ठीक है। ऐसे आप याद रखिए, प्रफुल्ल। मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ, मामला क्या था। दोस्तों, मामला ये था कि पश्चिम बंगाल में आपको पता होगा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुना होगा ना मैंग्रोव वन। तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव वन है। तो जब ये रोड बनेगा ना, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे मैंग्रोव वन जो हैं वो प्रभावित होंगे, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों इसका विरोध हो रहा था कि रोड न बनने पाए, लेकिन अब डिसाइड हो गया कि बनना है, ठीक है। तो प्रस्तावित हो चुका है, तो इसलिए चर्चा में आए थे वो पर्यावरण विद्वान जो है। एक बार आपको बताइएगा, देखिए दिया भी होगा यहाँ पर, प्रफुल्ल समनतारा, ही समनतारा नहीं याद आ रहा था, ठीक है, प्रफुल्ल समनतारा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसे प्रधानमंत्री वन धन
विकास केंद्रों की स्थापना हेतु उत्तरदायित्व प्रदान किया गया। ठीक है। अच्छा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया? वन धन विकास केंद्र। ठीक है। अच्छा, वन धन क्या है दोस्तों? तो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री वन धन विकास केंद्र की एक योजना शुरू किया गया था। ये आज की योजना नहीं, 2 साल पुरानी योजना, 2018 में आई थी। ठीक है। और उसमें क्या हो जाता है कि स्वयंसेवी समूह बना करके कार्य किया जाता था। तो उस योजना को आगे बढ़ाने का जो उत्तरदायित्व दिया गया, वो दिया गया केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय को। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट हो जाएगा, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय को। ठीक है। करा आगे भी देख लीजिए। ठीक है, ये सही हो जाएगा। और बीजापुर में इसको स्टार्ट किया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। कर इस परियोजना के 100 दिन पूर्ण होने पर 18 राज्यों में 676 वन धन विकास केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। ये बहुत बेहतरीन काम हुआ। मतलब आज के इस पूरे क्वेश्चन सेशन में सबसे शानदार कोई काम लगा तो यही वाला प्रश्न है। देखिए, कह रहा खेल मंत्री किरण रिजिजू, ये इमेज है किरण रिजिजू का। कह रहा इन्होंने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो याद रखिए दोस्तों, 1000, पूरे भारत में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। और किस कारण, किस चीज़ के लिए? तो देखिए, जो खिलाड़ी ऑलरेडी कहीं संन्यास ले चुके हैं, अब वो क्या करेंगे? खाली बैठे हैं। तो खाली बैठे हैं तो कैसे उनको रोजगार दिया जाए? ठीक है, ये तो बड़ा बेहतर काम हो गया भाई खिलाड़ियों। इसीलिए तो लोग खिलाड़ी नहीं बनते हैं यार, कुछ दिन खेलेंगे, खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर क्या होगा? तो लो, अब कुछ नहीं होगा, अब खेलने के बाद भी आपको रोजगार मिलेगा। 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का जो है यहाँ पर सरकार ने प्लान कर लिया। बहुत शानदार प्लानिंग है। ठीक है, ये देश के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हालांकि इस तरह के खेल इंडिया कार्यक्रम जो थे वो साल 2018 में स्टार्ट किए गए थे। और एक एक साल में क्या किया जा रहा है, एक से एक प्लान लाया जा रहा है। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लान है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।